वैसे तो भारत से पंजाब को अलग करके एक नया देश खालिस्तान बनाने की मांग बहुत टाइम से चली आ रही थी, लेकिन इस बात को तेजी मिली 1980s के दशक में। और इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ में लेता है एक सिख नेता जरनैल सिंह भिंदरवाल। जरनैल सिंह भिंदरवाल 1981 में खुद को इस मूवमेंट का लीडर घोषित करता है। इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं और फिर जुलाई 1982 में यानी अगले साल उसे गोल्डन टेम्पल में शरण मिल जाती है ताकि वो सेफ रहे। गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स में वो अपने सपोर्टर्स के साथ मूव हो जाता है। वहां से वो अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है, लोगों के सारे प्रॉब्लम्स, सारे सॉल्यूशंस वो वहां से देता था। मतलब उसकी एक पैरेलल सरकार चल रही थी। उस टाइम भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी को पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गुरुद्वाराज में मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो इसके रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट अमरीक सिंह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पिछले 40 साल से गुरुद्वाराज में ट्रेनिंग चलती है और वो बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स हैं। आपको ये बात जाननी चाहिए कि अमरीक सिंह भी खालिस्तानी मूवमेंट का एक सपोर्टर था और वो भी एक खालिस्तानी मूवमेंट का एक नेता था। उस समय के खालिस्तानी मूवमेंट में दो और लोग का नाम आता है, दो और प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बलबीर सिंह और शाहबेग सिंह। यानी जरनैल सिंह के अलावा 3 और लोग, अमरीक सिंह, बलबीर सिंह और शाहबेग सिंह। ये तीनों पिछले 2 साल में 6 बार पाकिस्तान जा चुके थे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 1982 में, जुलाई 1982 में जरनैल सिंह गोल्डन टेम्पल के अंदर चला जाता है और अकाल तख्त को अपना एक ऑफिस बना लेता है। लेकिन अगले साल 1983 में उस अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स को ये फोर्टिफाई करने लगता है, यानी किला नुमा बनाने लगता है। इन खालिस्तानी सपोर्टर्स के पास अपने डिमांड की पूरी एक लिस्ट थी जिसे आनंदपुर रिजोल्यूशन कहा जाता है। इस रिजोल्यूशन में उनकी सारी डिमांड्स थी कि हमें क्या क्या चाहिए। इन डिमांड्स को लेकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए सारे नेगोशिएशंस फेल हो रहे थे जरनैल सिंह के साथ। और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर्स जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार बहुत कमजोर पड़ रही है, इन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए ये जरनैल सिंह के खिलाफ। अंत में जब सारे नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं तो 1 जून 1984 यानी फिर 1 साल बाद, 1983 में उन्होंने फोर्टिफाई किया था, 1984 में 1 जून को इंदिरा गांधी इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनका मेन टारगेट था जरनैल सिंह भिंडरवाल और उनके साथ बाकी जितने सपोर्टर्स थे खालिस्तानी मूवमेंट के, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। उसी दिन यानी 1 जून को ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और उस सेम डे 8 लोगों की जान चली जाती है जो कि एक सिविलियंस थे। 1 जून के बाद 3 जून को इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां के लोगों को जो उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर थे उनको वार्निंग देती है कि आप बाहर आ जाइए। आर्मी के अनुसार 3 जून को वार्निंग दी गई थी। 5 जून को शाम 7 बजे तक कोई बाहर नहीं आया था, किसी ने सरेंडर नहीं किया था। उसमें जितने श्रद्धालु थे, लोग थे, जो भी थे, किसी ने सरेंडर नहीं किया था। तो फिर रात को 10:30 बजे आर्मी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसती है। इन्हें उम्मीद भी नहीं थी अंदर छुपे ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास कैसे कैसे हथियार हैं। ये अपने बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से, जैसे किसी भी आंदोलन को दबाया जाता है, वैसे ही ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं। लेकिन अंदर इन्हें जैसी उम्मीद थी कि उनके पास हो सकता है छोटे मोटे हथियार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर जरनैल सिंह भिंदरवाल के पास और उनके सपोर्टर्स के पास आरपीजी लॉन्चर्स जैसे हथियार थे, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स थी। इस वजह से इंडियन आर्मी को 3 टैंक लाने पड़ते हैं जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं और अकाल तख्त की जो बिल्डिंग है उस पे शेलिंग की जाती है, उस पे बॉम्ब गिराए जाते हैं। इनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स थे, जिससे टैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यानी ये बिल्कुल एक युद्ध वाली स्थिति पैदा हो गई थी। जितना आसान ये पहले इंडियन आर्मी ने समझा था उतना आसान नहीं था। 5 तारीख को रात 10:30 बजे इंडियन आर्मी अंदर घुसी थी। 24 घंटे तक ये लड़ाई चलती है और आखिरकार इन सारे लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जरनैल सिंह भिंदरवाल, बलबीर सिंह, शाहबेग सिंह, ये सारे, अमरीक सिंह, ये सारे अंदर ही मारे जाते हैं। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आए रिपोर्ट के अनुसार 83 आर्मी के जवान शहीद हुए थे और 492 सिविलियंस इस लड़ाई में मारे गए थे। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स की फोटो है और ये उस समय की फोटो है जब इस पे हमला हुआ था। देखिए क्या हालत हो गई थी इस कॉम्प्लेक्स की, जिसका बाद में रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पे खत्म हो जाता है इन सारे लीडर्स के एलिमिनेट होने के साथ ही, लेकिन उसके बाद 8 जून को ऑपरेशन वुड रोज स्टार्ट होता है। वुड रोज में इंडियन आर्मी टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज करती है पूरे पंजाब में ऐसे मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए जो कहीं ना कहीं छुपे होंगे। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उस समय 36 घंटे के लिए पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जितने मीडिया के लोग पंजाब के अंदर थे उनको बस में बैठा के हरियाणा बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रोक दी गई थी, जिससे पूरे पंजाब में कंप्लीट ब्लैकआउट था। इस ऑपरेशन की पूरे सिख समुदाय ने निंदा की, पूरी दुनिया भर के सिख समुदाय ने निंदा की, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ है ये उनके धर्म पे अटैक है। और इसी का बदला लेने के लिए उसी साल
4 महीने बाद अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बारे में आप कंप्लीट वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इंदिरा गांधी को असैसिनेट करने के बाद एंटी सिख राइट स्टार्ट हो जाते हैं, एंटी सिख दंगे स्टार्ट हो जाते हैं पूरे भारत में, जिसमें सिर्फ दिल्ली में ही 3000 से ज्यादा सिख को मार दिया जाता है। पूरे भारत की बात करें तो लगभग 10 से 12,000 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने इस एंटी सिख राइट्स की भी इन्वेस्टिगेशन की और इसमें सिर्फ एक इंसान को ही सजा मिल पाई, बाकी लोग अभी भी फ्री हैं। और माना जाता है, सीबीआई अभी तक ये भी मानती है कि इस एंटी सिख राइट्स में कांग्रेस की सरकार और दिल्ली पुलिस का हाथ था। इनके सपोर्ट की वजह से ये दंगे हुए थे। इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।